हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे, पूरा डिस्कशन करेंगे 2023 आरएसटी क्वेश्चन को, जो 16 दिसंबर 2023 पे हुआ था। ओके, तो पहले जो है सितंबर महीने पे हुआ था 2023 पे, और एग्ज़ाम कैंसिल हो गया आउट ऑफ सिलेबस बहुत सारा क्वेश्चन के कारण। फिर जो है ये 2023 दिसंबर 16 पे हुआ था। ठीक है, तो इसके सारे हिंदी क्वेश्चन को समझेंगे। तो अगर लाइव क्लास अभी एलटीआर के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कर सकते हैं 9437122693, इस पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे जो है ये पेडागोजी क्वेश्चन है जिसे मैं आलोचना नहीं करूँगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 1 नंबर, और यहाँ पे ए वाला है 2 नंबर पे। ओके, तो एक एक आपको ओके अगर आप चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए इसी नंबर पे, मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। ओके, तो चलिए 21 नंबर से जो है यानी हिंदी जो है वो सारे को जो है आलोचना करेंगे। ओके, चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला प्रश्न जो है हिंदी का, उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो है पहला प्रश्न 21 नंबर पे कि लॉर्ड कर्जन ने भारतवर्ष में कितना साल जो है पूरे किए थे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कि लॉर्ड कर्जन ने भारतवर्ष में कितने साल पूरे किए थे। तो बनाम लॉर्ड कर्जन से ये प्रश्न है, तो लॉर्ड कर्जन ने भारतवर्ष में 5 साल पूरे किए थे। ओके, करेक्ट आंसर भी आपको वहीं पर दिखाई दे रहा है। महारानी विक्टोरिया ने किस वर्ष अपना घोषणा पत्र जारी किया था। तो महारानी विक्टोरिया जो है 1857 के महान विद्रोह के बाद 1858 में अपना घोषणा पत्र जो है जारी किया, जिसपे बहुत सारी चीज़ थे। इलाहाबाद के विंटो पार्क में जो है उसे पढ़ा गया था, जैसे वाइसराय शासन को अलग किया गया था, भारतीयों के धार्मिक चीज़ पर हस्तक्षेप ना किया जाएगा, आदि आदि बहुत सारी चीज़, मुख्य 2-3 प्रसंग थे उस पर। ओके, तो ये 1858 में जो है आया था महारानी विक्टोरिया का ये घोषणा पत्र। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे क्रोध का आचार यानी मुरब्बा कहा। तो वैर को जो है क्रोध का आचार यानी मुरब्बा कहा। वैर का मतलब है, जैसे वहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, आप क्रोध निबंध पढ़े होंगे, आपको पता होगा कि कोई दुख की भावना देता है आपको, कोई मारता है, गाली गलौज करता है, कुछ भी करता है, आप इंस्टेंट अगर उसको रिएक्शन देते हैं वो प्रतीकात्मक क्रोध होता है। लेकिन जिस समय आप चुप रहते हैं और मन में उसके प्रति दुश्मनी की भावना होती है, बहुत दिन तक रहती है, वो जो है वैर में जो है कन्वर्ट हो जाता है। तो क्रोध का आचार यानी मुरब्बा जो है वो वैर है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दुख के कारण की स्पष्ट धारणा के बिना किसका उदय नहीं होता। तो ये जो है क्रोध का उदय नहीं होता। दुख के कारण की स्पष्ट धारणा होती है, यानी दुख दाता के प्रति जो है जान पाते हैं कि यही दुख दाता है, क्यों दुख दिया है, कैसे, ये सारा चीज होता है। फिर जो है क्रोध की भावना जो है उत्पन्न होती है। कंदर्प देवता के किस वाण को आज कवियों की दुनिया ने भुला दिया। तो अशोक को जो है कवियों की दुनिया ने आज भुला दिया है। ठीक है, अशोक के फूल निबंध से जो है ये आया है। भारतवर्ष को किसने महामानव समुद्र कहा। ये भी वही अशोक के फूल से आया, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। ओके, सारा प्रश्न आलोचना कर रहा हूँ। और एक जीएच नॉलेज प्रो फेसबुक पेज है, आप वहाँ भी फॉलो कर दीजिए। टॉपिक रिलेटेड बहुत सारा नॉलेज आपको वहाँ भी मिलता रहेगा, बहुत सारे पोल प्रश्न उत्तर के वहाँ भी होते हैं। जीएच नॉलेज प्रो फेसबुक पेज है, उसे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक बनता है, पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। भोलाराम का जीव कहाँ दबा पड़ा था। पेंशन की फाइल में। जिस समय नारद जाते हैं और बहुत सारा चक्कर काटने के बाद अंत में जो है उनको जो है पेंशन का फाइल मंगवाया जाता है उनके सामने, और जैसे ही पेंशन का फाइल खोला जाता है, दरखास्तों में वो छुपा होता है पेंशन की फाइल के अंदर कौन, भोलाराम का जीव। वहाँ से आवाज़ आती है कि कौन है, डाक वाला आया है क्या। ये भोलाराम का जीव जो है वहाँ पर छुपा था। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर जाते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न 28।
यहाँ पर भोलाराम किस शहर में रहता था? तो भोलाराम जबलपुर शहर के घमापुर मोहल्ले में रहता था। तो शहर का नाम पूछा है तो जबलपुर। अगर पूछता जबलपुर शहर के किस मोहल्ले में रहता था, फिर आप घमापुर लिखते हैं। यहाँ पर तो ऑप्शन पे केवल जबलपुर ही है, तो यही जो है सही उत्तर है। ओके, समरकांत किस शहर के व्यापारी थे? समरकांत जो है किस शहर में जो है वो व्यापार करता था? कहाँ से आया? ये कर्म भूमि से आया है। ओके, तो समरकांत जो है कहाँ पर? बनारस पे व्यापार करता था। ओके, चलिए नेक्स्ट, सुखदा की वही कर्म भूमि उपन्यास का ये प्रश्न है कि सुखदा की माँ का नाम क्या है? तो सुखदा की माँ का नाम है रेणुका। ठीक है, चलिए नैना को किसने गोली मार दी? तो नैना को जो है मनीराम जो है गोली मार देता है। ओके, चलिए गुरु रत्नांबर ने अपने शिष्य विशालदेव को किसके पास भेजा? तो गुरु रत्नांबर अपने शिष्य विशालदेव को कुमारगिरी के पास भेजते हैं और अपना शिष्य श्वेतांग को बीजगुप्त के पास भेजते हैं। ठीक है, दो शिष्य थे गुरु रत्नांबर के, आप चित्रलेखा उपन्यास में पढ़े होंगे। ये जो है दोनों के पास भेजते हैं। ओके, यशोधरा का विवाह किससे संपन्न होता है? यशोधरा का विवाह जो है वो श्वेतांग से होता है, जो बीजगुप्त का शिष्य है। पहले तो यशोधरा के पिता करना चाहते थे बीजगुप्त से, लेकिन बीजगुप्त जो है श्वेतांग से कराता है और अपनी सारी संपत्ति जो है श्वेतांग के नाम कर देता है और खुद जो है संन्यास लेने जाता है, जिस समय चित्रलेखा पीछे से जाकर जो है उसके पैर पकड़ती है। ठीक है, चित्रलेखा कितने वर्ष की आयु में विधवा हो गई थी? तो चित्रलेखा जो है 18 वर्ष की आयु में जो है विधवा हो गई थी। ठीक है, उसके बाद जो है उसकी भेंट फिर बीजगुप्त से होती है। जिस समय नर्तकी जो है नाच रही होती है चित्रलेखा, उस समय बीजगुप्त उसे देखता है। ओके, तो आपका बंटी के रचनाकार कौन है? वेरी सिंपल प्रश्न, आपके बंटी के रचनाकार हैं मन्नू भंडारी। ओके, तो ये जो है प्रश्न आलोचना हो रहा है 2023 आरएसटी का, ये बहुत ईजी किया था बिकॉज इसे 2 महीना पहले सितंबर 2023 पे एग्जाम किया था। आउट ऑफ सिलेबस बहुत क्वेश्चन थे, तो उसके कारण जो है एग्जाम कैंसिल हुआ था। तो संस्था नहीं चाह रही थी कि फिर कुछ गड़बड़ हो, इसलिए ये क्वेश्चन लेवल भी थोड़ा इजी है। तो आप लोग थोड़ा अच्छा प्रिपरेशन कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप लोग मत सोचिए कि इतना इजी क्वेश्चन फिर से आ सकता है, ऐसा मत सोचिए आप लोग। ठीक है, चलिए आपका बंटी किस विधा की रचना है? तो आपका बंटी जो है ये उपन्यास है। नेक्स्ट प्रश्न, पुष की रात में हल्कू ने कंबल के लिए कितने रुपये जमा करके रखे थे? तो कंबल के लिए जो है 3 रुपये जमा करके रखे थे, जिसे सहना आता है और बेचारा जो है बड़े जबरदस्ती बाउंड होकर जो है वो 3 रुपया दे देता है और पुष की रात को उसे कंबल नहीं मिलता है। नीलगाय कैसे उसके खेत का सफाया करते हैं, वो जो है मंडैया के नीचे वहीं पर जो है कुत्ते के साथ जो है सोया रहता है। तो ये पुष की रात में जो है ये सहना को दे देता है अपना 3 रुपया जो कंबल के लिए रखा था। ओके, तो कफन कहानी में बुधिया कौन थी? ये जो है माधव की पत्नी थी, घीसू की बहू थी, जो काम करके सारे परिवार का पालन पोषण करती थी, गुजारा करती थी। और निकम्मे ये दोनों माधव और घीसू जो है इनका दोजख भरती थी, पेट भरती थी, लेकिन उसी के कफन का जो है पैसा लेकर ये दोनों खा जाते हैं। प्रायश्चित कहानी में रामू की बहू की उम्र क्या थी? तो रही 14 वर्ष की बालिका। हाँ, अब जो है उसे कुछ समझ में नहीं आता था, कभी जो है घर खोलकर चली जाती, कभी जो है किचन खोलकर चली जाती। आप लोग पढ़े हैं हाँ प्रायश्चित कहानी में। ठीक है, 11 तोले की बिल्ली बनवाकर, सोने की बिल्ली बनवाकर देने का जो है निर्णय होता है और फिर जो है सूचना मिलती है कि बिल्ली तो भाग खड़ी हुई। रामू के पिता का नाम क्या था? लाला घासीराम। ठीक है, तो यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बार बार मुझे प्रश्न आता है कि लिखा हुआ है कि रामू के लाला घासीराम की पोताहू, तो पोताहू का मतलब बहू ही होता है। कुछ बच्चे समझते हैं कि पोते की स्त्री यानी अपने बेटे का बेटा जो होता है पोता होता है, उसकी वाइफ को पोताहू कहते हैं। नहीं, पोताहू का मतलब बहू ही होता है, जो बेटे की वाइफ होती है वही पोताहू होती है। तो रामू के पिता का नाम था लाला घासीराम। वहाँ पर पंडित परमसुख चौबे कहते हैं ना कि पंडिताइन को बोलते हैं कि आज जो है खाना नहीं बनाना, प्रायश्चित होगा। लाला घासीराम की पोताहू ने बिल्ली मार रखा है, बिल्ली मार दिया है। ठीक है, तो ये लाला घासीराम थे कौन? ने रामू के पिताजी। साइन बोर्ड लगाकर कौन कंपाउंडर से डॉक्टर हो गए? सुखदेव बाबू।
हाँ, अब वहाँ पर बोलते हैं प्रोफेसर कविराज नित्यानंद तिवारी इनसे जलते हैं और बोलते हैं देखना अपने सही को शाबाशी देंगे, घोड़ा गाड़ी लेकर चलते हैं, दिखावा करते हैं, ऐसा वैसा। तो जो भी वहीं पर बोला जाता है कि साइन बोर्ड लगाकर जो है सुखदेव बाबू क्या बन गए, ने कंपाउंडर से डॉक्टर बन गए। ओके, तो ये कहाँ का है, गर्मी के दिन। ओके, गर्मियों के दिन की जो है कहानी उससे आया। मधुलिका किसकी कन्या थी, वीर सिंहमित्रा। मधुलिका किसकी कन्या थी, वीर सिंहमित्रा। पुरस्कार कहानी में जो थाल लेकर राजा के साथ थी, अपना जमीन बेचती नहीं है, उसका मूल्य स्वीकार नहीं करती, बोलते पिता पितृमह की भूमि को जो है मैं बेच नहीं सकती, मेरा देने में जो है कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। तो मधुलिका जो है वीर सिंहमित्रा की कन्या थी। ठीक है, चलो राजकुमार अरुण किस राज्य का था, तो राजकुमार अरुण जो है वहां देखने आया था इस चीज को कि कैसा कोसाल का उत्सव होता है, और राजकुमार अरुण जो है मगध का था। तो उत्सव जो है कोसाल का है। ठीक है, कोसाल उत्सव पे क्या होता था न, राजा को एक दिन के लिए किसान बनना पड़ता था। राजा जो है हल जोतते थे, हल चलाते थे, फिर जो है बीज बोते थे, यानी बीज डालते थे। तो एक दिन के लिए राजा को जो है कोसाल उत्सव पे क्या होना पड़ता था ना, किसान होना पड़ता था। और बहुत सारे देश के प्रदेश के जो है राजकुमार इसे देखने के लिए आते थे। उसमें से एक अरुण भी आया था जो कोसाल का था, जिसे मगध का था। मधुलिका को देखने के बाद जिसका जो है दिल फिसला था। ओके, गजाधर बाबू कितने साल रेलवे की नौकरी करके रिटायर हुए, तो गजाधर बाबू जो है 35 साल रेलवे की नौकरी किए, रिटायर हुए इस सुख को लेकर, इस सोच को लेकर के घर में जो है बहुत कुछ मिलेगा मुझे प्यार, जो उनके अतीत के दिनों को लेकर वो सोच रहे थे, लेकिन उन्हें रत्ती भर भी कुछ नहीं मिलता है। वो अपने आप सोचते हैं कि जीवन द्वारा मैं ठगा हुआ हूँ, और अंत में जो है सेठ रामजी मल के चीनी मल को जो है चीनी मिल में नौकरी मिलती है, वहाँ चले जाते हैं। ओके, गजाधर बाबू को सेठ रामजी मल के किस मिल में नौकरी मिली, चीनी मिल में जो है नौकरी मिलती है। लेटर आता है और लेटर को पकड़कर अंदर आते हैं। उसके बाद जो है वो फिर चले जाते हैं। वो कहानी आप पढ़े होंगे। तत्सत किसकी रचना है, तत्सत जो है जैनेन्द्र कुमार की रचना है। ठीक है, ये अजय की रचना नहीं है, बिल्कुल गलत है, अजय की रचना नहीं है। तत्सत जो है वो जैनेन्द्र कुमार की रचना है, और इस पे जो है ग्रेस मार्क भी दिया था, इस पे ग्रेस मार्क भी दिया था। ठीक है, और ग्रेस मार्क पे भी एक गलती हो गई थी, एक्चुअली इस पे ग्रेस मार्क तो नहीं बनता था। ये सिलेबस पे जो है क्या चीज किया है ने, तत्सत को अजय की रचना बताया है सिलेबस पे, जो गलत है। एक्चुअली तत्सत जो है जैनेन्द्र कुमार की रचना है, तो इस पे आंसर की पे भी अजय दे दिया था। तो अजय देने के कारण बच्चे चैलेंज किए कि जैनेन्द्र कुमार करेक्ट है, और वाकई जैनेन्द्र कुमार ही करेक्ट है। तो जैनेन्द्र कुमार पे करेक्ट दे दिया और उस पे जो है मार्क दे दिया। अब अगर अजय से मार्क कट करता है तो सिलेबस को लेकर बच्चे चैलेंज ना कर दें, तो इसलिए क्या किया गया था, इस पे ने जो जैनेन्द्र कुमार मारा था उसे भी मार्क दिया गया, जो अजय मारा था उसे भी मार्क दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आप लोग ध्यान रखना, जैनेन्द्र कुमार ही इसका जो है करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चंद्रगुप्त से कर्नोलिया का प्रथम साक्षात्कार, चंद्रगुप्त से कर्नोलिया का प्रथम साक्षात्कार कहाँ हुआ था, तो दांडयन के आश्रम में हुआ था। ठीक है, जिस समय सिकंदर आया था वहां पर आशीष लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, इस तरफ जो है चंद्रगुप्त भी बैठा हुआ था दांडयन के आश्रम पे। ठीक है, तो वहां पर जो है जिस समय सिकंदर आशीर्वाद मांगता है कि फिरते समय आपसे मिलूंगा भारत जय करने के बाद, उस समय वहां पर दांडयन ने क्या कहा कि भारत जय करने की सोच रहे, ये आपके सामने जो है भारत का भावी सम्राट बैठा हुआ है, चंद्रगुप्त की तरफ जो है संकेत करके बोलते हैं। ओके, तो चंद्रगुप्त से कर्नोलिया का प्रथम साक्षात्कार वहीं हुआ था, दांडयन के आश्रम में हुआ था। पहली बार जो है कर्नोलिया चंद्रगुप्त को देखती है और देखते रह जाते हैं एक दूसरे को। ओके, चलिए चंद्रगुप्त को कर्नोलिया देखती है। चंद्रगुप्त नाटक में देशद्रोही कौन है, तो देखिए यहां पर जो है आम्भिक को देशद्रोही ठहराया गया है। तो पहला पहल जो है आम्भिक का आचरण देखना, उसने रास्ता खोल दिया तक्षशिला का, साथ दिया जो आर्यव्रत पर आक्रमण हुआ। लेकिन बाद में जो है चाणक्य से प्रभावित होकर चाणक्य ने ऐसा खेल किया कि आम्भिक जो है देशभक्त बनता है और देश के लिए जो है लड़ता है, फिर भी दोबारा ये रास्ता दे देता है लेकिन अपनी सेना नहीं देता। आप चंद्रगुप्त नाटक पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पहल जो आम्भिक जो है ये देशभक्त नहीं था। ओके, तो इसलिए ये वाला आंसर करेक्ट है। सिंदूर की होली की चंद्रकला किसकी बेटी है, तो मुरारी लाल की बेटी है चंद्रकला। ओके, सिंदूर की होली में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भगवंत सिंह किसे अपना
अपने रास्ते से हटाना चाहते थे रजनीकांत को, ठीक है, और रजनीकांत के जो है हाथ से सिंदूर फिर भरवाती है वो। तो भगवंत सिंह जो है किसे अपने रास्ते से हटवाना चाहते थे, ये जो है रजनीकांत को अपने रास्ते से हटवाना चाहते थे। इनमें से कौन मगध की राजकुमारी है थी? कल्याणी जो आत्महत्या कर लेती है, पर्वतेश्वर जो है बचाने का प्रयास करता है, उसे भी मारती है और खुद भी जो है आत्महत्या कर लेती है। तो इनमें से कौन मगध की राजकुमारी थी? तो मगध की राजकुमारी जो है कल्याणी थी। सॉरी, पर्वतेश्वर उससे खराब स्वभाव करता है, उसके सामने खराब आचरण करता है, उससे बिहेव जो है मिसबिहेव करता है। ओके, जब देखता है कि कल्याणी इतनी सुंदर है तो उसके बाद जो है पर्वतेश्वर को मार देती है और उस समय फिर आकर पहुंचता है कौन? चंद्रगुप्त पहुंचता है। उसके बाद कल्याणी बोलती है कि कल्याणी ने वर्ण किया था एक ही जो है आदमी को, वो हो तुम मेरे पिता के विरोधी निकले। ये बोलने के बाद जो है खुद भी जो है आत्महत्या कर लेती है। तो इनमें से कौन मगध की राजकुमारी थी? वो कल्याणी थी, जो नंद की बेटी थी। ओके, चलिए, मनोरमा किस उम्र में विधवा हुई थी? मनोरमा जो है 10 वर्ष में जो है विधवा हो गई थी। उसके बाद उसके एज को ऐड करके जो है फिर आगे लिखा गया है। आषाढ़ का एक दिन में कुल कितने अंक हैं? कुल जो है 3 अंक हैं आषाढ़ के एक दिन में। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस रचना के लिए उज्जैनी राज्य कालिदास को सम्मानित करना चाहता था? कालिदास बहुत सारा चीज लिखते थे, काव्य कविता, तो एक लिखे थे ऋतु संहार। तो ऋतु संहार के लिए उज्जैनी जो है उन्हें सम्मानित करना चाहता था, और सम्मानित होने के बाद फिर जो है प्रिया गुमंजरी से जो है विहार चाहते हैं। इधर जो है मल्लिका बेचारी रह जाती है और उसके साथ फिर श्वेतांग का विवाह होता है। आप लोग पढ़े होंगे इस चीज को। ओके, आषाढ़ का एक दिन की नायिका कौन है? तो इसकी नायिका है मल्लिका और नायक कौन है? ना कालिदास है। ओके, तो आषाढ़ का एक दिन जो है इसकी नायिका है मल्लिका। नेक्स्ट प्रश्न, मल्लिका जिसकी माँ है अंबिका। ओके, सामनाथ ने किसके लिए फुलकरी बनाने को माँ से कहा? चीफ के लिए, जो चीफ उसके घर आया था, चीफ की दावत, ठीक है, चीफ को दावत देता है और माँ की फुलकरी देखकर खुश हो जाता है। माँ को पहले छुपाना चाहता था, हाँ, माँ जो है फिर एक प्रदर्शन की वस्तु बन जाती है, सबको एंटरटेनमेंट कराती है। तो चीफ जो है फुलकरी को गौर से देखता है और अंत में बोलता है कि एक बनवा कर जो है मुझे देना। ओके, माँ ने खाना खाने के लिए मना कर दिए थे, वही चीफ की दावत पे, क्यों? हाँ, माँ ने खाना खाने के लिए मना क्यों कर दिया था? घर में मांस मछली बने तो वह नहीं खाती थी, उस पर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। जिस समय बेटा बोलता है कि जल्दी जो है अपना काम निपटा लेना, माँ बोलती है कि बेटा मुझे तो खाना नहीं है, तू तो जानता है घर में अगर मांस मछली बनती है तो मैं खाना नहीं खाती हूँ। आकाशदीप के वणिक मणिभद्र के यहाँ कौन प्रहरी का काम करते थे? चंपा के पिता जो हैं मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। ठीक है, आकाशदीप, चंपा, और वो था हीरो कौन था? बुद्धगुप्त। जलदस्यु बुद्धगुप्त यही है, देखिए जलदस्यु बुद्धगुप्त कहाँ का रहने वाला था? ये है ताम्रलिपि का रहने वाला, और चंपा जो थी वो जाह्नवी तट की रहने वाली थी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 60, रजिया के रचयिता कौन है? तो रामवृक्ष वेणुपुरी रजिया के जो है रचयिता है, रजिया रेखा चित्र के। गौरा किस विधा की रचना है? तो इसमें देखिए संस्मरण दिया है, लेकिन कई जगह पे आप पाएंगे कि रजिया जो है एक गौरा जो है एक रेखा चित्र है। तो इसमें संस्मरण दिया है, और क्वेश्चन भी जो आया है OSSTT का उस पर भी दिया था, क्या चीज? ने रेखा चित्र दिया था। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अष्टावक्र के पिता के निधन को कितने वर्ष हो गए थे? तो लगभग 30। बोलते हैं ना कि ये इसके पिता भी थे, लेकिन उन्हें वो याद रखे उससे पहले जो है उनका निधन हो गया था। तो अष्टावक्र के पिता के निधन को लगभग 30 साल हो गए थे। ठीक है, लगभग 30 साल हो गए थे। अष्टावक्र 1.5 रुपये की बिक्री का सामान कितने में बेच आता था? कि 1.5 रुपये का बिक्री का सामान लेकर जाता था और कितने में बेच आता था? 10-12 आने में बेच आता था, और उसकी माँ का सर ठोंक लेना ये नित्य का काम बन गया था, कि हर दिन ऐसा करता था। उसकी माँ का सर ठोंक लेना जो है, सर पीटना, ये नित्य का काम बन गया था। माँ नहीं आएगी पगली, अष्टावक्र से ऐसा किसने कहा? जब उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है, अष्टावक्र कुएं का जगत नहीं छोड़ता है, कुल्फी वाला आकर उसके जो है घर में बस जाता है, और कुल्फी वाला जो उसे समझाता है कि माँ नहीं आएगी पगली। इतना बोलने पर इस प्रकार की दृष्टि से देखता है अष्टावक्र कुल्फी वाले को कि कुल्फी वाले के पास कोई उत्तर नहीं होता, बेचारा जो है वहां से चला जाता है। इस
चीज को अष्टावक्र ग्रहण नहीं कर पाता था कि माँ मर चुकी है मतलब नहीं आएगी, ठीक है, और अंत में अष्टावक्र की भी मृत्यु होती है। ओके, रजिया का बड़ा बेटा कहाँ काम करता था, ये तीनों चीज को रखना कि बड़ा बेटा कहाँ काम करता था, मझला बेटा क्या करता था और छोटा बेटा क्या करता था, ठीक है। रजिया के 3 बेटे थे, तो बड़ा बेटा जो है कलकत्ता में काम करता था, मझला बेटा जो है पुस्तौनी पेशे में लगा हुआ था। पुस्तौनी पेशा का मतलब होता है जो खानदानी पेशा होता है, यानी रजिया चूड़ी बेचती थी तो वही चूड़ी बेचने में लगा होता है पुस्तौनी पेशा पे, और छोटा बेटा जो है शहर में रहकर पढ़ाई करता था, ठीक है। चलिए, पानी के बुदबुदे की तरह यह मनुष्य किसकी तरह देखते ही छिप जाता है। ओके, पानी के बुदबुदे की तरह यह मनुष्य किसकी तरह देखते ही छिप जाता है। तो ये मनुष्य जो है किसकी तरह देखते ही छुप जाता है, तो पानी के बुदबुदे की तरह ये मनुष्य किसकी तरह देखते ही छुप जाता है, बिल्कुल प्रभात के तारे की। ओके, पानी केरा बुदबुदा उस मानुष की जात, देखते ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। जैसे प्रभात का समय होते ही तारा छुप जाता है, तो ऐसे मनुष्य के जीवन को भी पानी के बबूले के समान तुलना की गई है कि तारा जैसे प्रभात के किरण के साथ छुप जाता है, ऐसे ये भी जो है कब क्या हो जाए। तो पानी के बुदबुदे की तरह ये मनुष्य किसकी तरह देखते ही छुप जाता है, प्रभात के तारे की तरह देखते ही छुप जाता है ज्यों तारा प्रभात। कबीर क्यों कहते हैं कि कल का काम आज और आज का काम जो है अब करो, क्योंकि पल भर में प्रलय आ जाता है तो काम नहीं होगा। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा बहुरी करेगा कब, ठीक है। कि कब क्या हो जाए कोई ठीक नहीं है, तो काम को टालना नहीं चाहिए, समय से पहले जो है काम को कर लेना चाहिए। यहां पर कबीरदास इस चीज को समझाते हैं। साधु को कैसा होना चाहिए, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गहिरे थोता दे उड़ाए। कि साधु को ऐसा होना चाहिए, सूप के स्वभाव की तरह होना चाहिए। जैसे सूप क्या करता है ना, सार अच्छी चीजों को रखता है, थोता को उड़ा देता है, ठीक है। तो साधु को भी इस प्रकार होना चाहिए। माया केशव के घर क्या बनकर बैठती है, केशव के घर कमला होई बैठी, शिव के घर भवानी, हाँ, तीर्थ स्थान में पानी, काके हीरा होई बैठी, और किसके घर जो है कैकरिकानी। तो इस चीज में एक पद है कबीरदास का, तो कहाँ पर माया जो है किस रूप को धारण करके बैठी है उस चीज को बताया गया है। तो केशव के घर, पंडा के घर जो है मूर्ति होई बैठी, तीर्थ स्थान पे पानी, तो इस चीज को देखना। ओके, क्लास पे तो आप लोगों को डिटेल्स समझाया गया है, एक एक लाइन एक एक वर्ड के साथ जो है आप लोगों को समझाया गया है। कबीर ने किस चीज के लिए कुंभ का प्रयोग किया है, जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी। तो कुंभ जो है वो शरीर है, ठीक है। आत्मा परमात्मा का मिलन तभी होता है जब शरीर नष्ट होता है, तो बाहर के जलाशय को परमात्मा के साथ तुलना करेगा, भीतर आत्मा के साथ। तो बोले जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तत्व का ज्ञान। तो यहाँ पर जो है कबीरदास ने कुंभ का प्रयोग जो है शरीर के अर्थ में, कबीर ने किस चीज के लिए कुंभ का प्रयोग किया है, वो जो है शरीर के लिए कुंभ का प्रयोग किया है, ठीक है। मैया मैंने ही माखन खायो कहकर कृष्ण माखन कहाँ छिपाते हैं, दोना को पीठ पीछे छिपाते हैं, माखन का दोना छुपाते हैं, ठीक है। जिस समय मैया पकड़ लेती है तो उस समय बोलते हैं कि तू देख कितना ऊपर जो है छीका लगा हुआ है। तो माँ जैसे उधर देखती है तो बुद्धि एक किन्हीं दोना पीछे पीठ पे जो है छिपा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दोना होता है जो पत्ता जिस पे खाते हैं, माखन खाते हैं, उसे जो है पीठ के पीछे छुपा देते हैं और अपने मुंह को भी साफ कर देते हैं। बिल्कुल लाइव क्लास में मैं एक एक चीज आपको एक एक लाइन समझा कर पढ़ाया हूं। ओके, क्या कहकर, जो बच्चे लाइव क्लास से जुड़े हैं वो जानते हैं, क्या कहकर बलराम कृष्ण को चिढ़ाते हैं कि तू खरीद के लाया गया है। हाँ, नंद गोरे यशोदा गोरी तू कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब सीखे देती बरवे, तो को मोल के लीन हो, जसोमती कब जायो, वो वाला लाइन देखना। मैया मोई दाऊ बहुत खिजायो, इस पद का जो है वो वाला लाइन देखना कि तो को मोल को लीन हो, तू जसोमती
कब जायो। हाँ, फिर अंत में बोलती है कि कान्हा सुन बलभद्र चबाई जन्मथी के दूध सुरश्याम मोही गोधन की सो हो माता तू पुत। तो ये कहकर यशोदा जो है उसे कान्हा को विश्वास दिलाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहकर बलराम कृष्ण को चिढ़ाते हैं कि तुझे खरीद कर लाया गया है, ये कहकर जो है बलराम चिढ़ाते हैं। ओके, चले नेक्स्ट प्रश्न है, गोपियों का मन कहाँ चला गया श्याम के संग, कि एक ही मन था सो गयो श्याम संग को आराध्य ईश। हाँ, उधो मन नहीं 10-20, उस पद को देखना। ठीक है, लाइव क्लास पे एक एक चीज आप लोगों को समझाया हूं, जो भी बच्चे जुड़े हो। ओके, एक एक पद का एक एक लाइन, एक एक शब्द जो है बिल्कुल व्याख्या करके आप लोगों को समझाया गया है। चले, गोपियां का मन कहाँ चला गया। ओके, तो जुड़ना चाहते हैं एक कर सकते हैं व्हाट्सअप 9437122693। क्या होता है, क्लास होता है, ऑल PDF नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है, A to Z जितना भी हिंदी का है। और क्लास पे बिल्कुल एक एक चीज़ जो है, कविता हो कहानी हो, सारी चीज़ को समझाया जाता है। और अंत पे जो है मॉक टेस्ट भी किया जाता है, और मॉक टेस्ट से जो है आप लोगों को काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलेगा। जो मॉक टेस्ट अभी होने वाला है LTR का, बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपका जो है एक प्रैक्टिस हो जाएगा ज़बरदस्त लेवल का। तो गोपियों का मन कहाँ चला जाता है, ये श्याम संग जो है चला जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लाइक बनता है वीडियो को जरूर दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। निर्गुण के बारे में गोपियां की व्यंग्योक्ति को सुनकर उद्धव ने क्या किया। जिस समय निर्गुण ब्रह्मा के बारे में पूछते हैं कि को है जनक, को जननी कहियत, को कैसे रंग का, कैसे रूप का, कैसे रस का विलासी है, सारा चीज वो पूछते हैं निर्गुण के बारे में। तो सुनकर जो है ये ठग से रह जाते हैं। हाँ, सभी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाती है, मति नासी वहां पे लिखा हुआ देखना, सारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो ये मुड़ से रहे, यानी चुपचाप रह जाते हैं, इनके पास कोई उत्तर नहीं होता। ठीक है, मच्छर की फूंक से भले ही सुमेर उड़ जाए, पर भरत जैसे भाई को राजमद कभी नहीं हो सकता। राम ने ये बात किससे कही है, बिल्कुल भरत महिमा जो है उसको एक एक लाइन को जो है आप लोगों को मैं समझाया हूं, जो बच्चे लाइव क्लास से जुड़े थे। ओके, तो भरत महिमा के एक एक लाइन को आपको समझाया हूं, पूरी कविता को जो है व्याख्या करके समझाया। तो लक्ष्मण से बोलते हैं कि उसे जो है ब्रह्मा विष्णु महेश का पद पाकर भी उसे जो है राजमद नहीं हो सकता। केवट ने उतराई लेने से जब मना कर दिया, राम ने उन्हें कैसा वरदान दिया, विमल भक्ति वरदान। केवट मना करता, बड़ा चालाक होता है, बोलता फिरती बार जो मुझे देवा उसे मैं प्रसाद समझ के लेगा, कि रिटर्न होते समय जो देंगे उसे प्रसाद समझ कर लूंगा, अभी जो है मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये चालाक होता है, ये सोचता है कि फिरती बार भी मेरे नाव पे फिरेंगे तो कितना मजा आ जाएगा। हाँ, ये सोचकर ये नहीं लेता है। तो अंत में जो है, क्योंकि सीता जी भी रामचंद्र के हाथ में अपनी रत्न जटित अंगूठी देते हैं, रामचंद्र उसे गिफ्ट करते हैं केवट को, लेकिन केवट जो है इसे स्वीकार नहीं करता, बोलते फिरती बार जो देंगे मैं उसे प्रसाद समझकर सर में चढ़ा लूंगा, लेकिन मैं अभी जो है कुछ नहीं लूंगा। ओके, तो यहाँ पर जो है अंत में क्या करते हैं ना, विमल भक्ति वरदान जो है देकर वहां से आगे बढ़ जाते हैं। ओके, किस स्त्री के बारे में केवट ने कहा कि राम के चरण स्पर्श से वह शीला से नारी बन गई थी। अहल्या के बारे में के छुअत शीला भई नारी सुहाई, काट से ना शीला से ना काट कठिनाई, ऐसा वाला बोलते हैं वहां पर केवट प्रसंग पे कि आपके पैर के चरण रज के धूल से जो है क्या होता है ने पत्थर जो है नारी बन जाती है। अब मेरा जो है नाव जो है लकड़ी का है, ये पत्थर से तो कठोर नहीं है, ये नारी बन जाएगी, अब मैं क्या करूंगा, घरवाली को क्या जवाब दूंगा। ठीक है, केवट प्रसंग एक एक लाइन आपको समझाया हूं। ठीक है, किस स्त्री के बारे में केवट ने कहा कि राम के चरण स्पर्श से वह शीला से नारी बन गई, तो अहल्या के बारे में जो है कहा गया है इस चीज को। ठीक है, चलो, राम ने गंगा में स्नान करके किसके सामने सिर नवाया, तो ये भरत महिमा में आई थिंक कहीं पर नहीं है, आंसर दिया है शिव के सामने, या फिर मुझे याद नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट बॉक्स पर जरूर बोल सकते हैं अगर भरत महिमा के किसी लाइन पे ये है तो पर्टिकुलर वो लाइन लिखकर। आपको नोट्स भी दिया गया है लाइव क्लास में, A to Z सारा नोट्स मिला है। ओके, तो इस चीज को बताना आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे ही राम ने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया, भरत राम मिलन को देखकर सब लोग अपनी क्या भूल गए न, सब लोग अपनी सूझबूझ भूल गए। ठीक है, तो यहां पर ये गलत दे दिया है आंसर, आई थिंक होना चाहिए कि सब लोग अपना होश भूल गए। हाँ, ठीक है, क्वेश्चन को एक बार देखते हैं कि जैसे ही राम ने भरत को उठाकर छाती से लगाया, हाँ उसी समय का दृश्य है
जिस समय भरत जाकर प्रणाम करते हैं और सामने लक्ष्मण जी खड़े होते हैं, तो इसलिए रामचंद्र उन्हें जो है देख नहीं पाते हैं, और रामचंद्र फिर जो है लक्ष्मण जी बोलते हैं, लक्ष्मण जी भी कुछ बोल नहीं पाते हैं क्योंकि रामचंद्र उससे बातचीत करते हैं, और समय पाते ही, अवसर पाते ही लक्ष्मण जी बोलते हैं कि पीछे जो है भरत जी क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं। तो इतना सुनते ही वो उठकर जो है भरत को लगाते हैं और सब जो है अपना होश भूल जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर होश होगा, पता नहीं यहाँ पर अपमान दे दिया है या फिर गलत आंसर, हाँ ये गलत आंसर दिया था, फिर चैलेंज हुआ, चैलेंज होने के बाद जो है वो होश भूल गए, इस पर करेक्ट किया और अपमान को जो है गलत कर दिया। ठीक है, ये आंसर जो है होश जो है एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं कि भरत को देखकर सिंहल वासियों को लगा कि उन्हें क्या सुलभ हो गया। तो भरत को देखकर सिंहल वासियों को लगता है कि उन्हें जो है प्रयाग सुलभ हो गया, कि भरत को रास्ते पर देख लेते हैं, बोलते हैं हमारी किस्मत कहाँ थी कि हम भरत जी को देख पाते। हाँ, बिहारी अपनी भवबाधा हरण हेतु किससे विनती करते हैं कि मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तनकी छाई पर श्यामु हरित ज्योति हुई। तो राधा, सॉरी ये तो यहाँ पर कृष्ण दे दिया है, देखिए ये भी गलत आंसर दिया है, इस पे भी चैलेंज हुआ था, फिर इस आंसर को कट करके राधा दिया, क्योंकि राधा जो है एक करेक्ट है। ठीक है, बिहारी अपनी भवबाधा हरने हेतु किससे विनती करते हैं, वही ना, मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तनकी झाई पर श्यामु हरित द्युति, जिसके मतलब परछाई पड़ने पर श्याम का रंग कैसा होता है, हरित हो जाता है, प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर बिहारी अपनी भवबाधा हरने हेतु किससे विनती करते हैं, वो राधा से विनती करते हैं। ओके, राधा से विनती करते हैं, कृष्ण से विनती नहीं करते, राधा से करते हैं। चलिए ओके, ये मिला था आपको, ये गलती हुई थी, फिर उसके बाद जो है करेक्ट आंसर के हिसाब से राधा दिया था। ओके, चैलेंज के बाद बिहारी के अनुसार सोना पाने पर किससे अधिक मादकता आती है। बिहारी के अनुसार सोना पाने पर कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बोराए जग ताखाए बोराए। ठीक है, इस प्रकार है दोहा। ठीक है, लगभग। तो बिहारी के अनुसार सोना पाने पर किससे अधिक मादकता, धतूरे से अधिक, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, धतूरे से अधिक जो है उसमें मादकता आ जाती है। ठीक है, इसको पाने पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि दीन ना हो गोपो सुनो हीन नहीं नारी कवि, यशोधरा, ऐसा किसने कहा, गौतम बुद्ध ने कहा। ठीक है, कि दीन ना हो गोपो सुनो हीन नहीं नारी कवि। नेक्स्ट प्रश्न है यशोधरा के ससुर का नाम क्या था, शुद्धोदन था गौतम बुद्ध के पिता। ठीक है, राजा थे गौतम बुद्ध, राजप्रसाद में पले बड़े, फिर भी जो है चले गए। योग भ्रष्ट के थे आर्य, उसकी धुन थी उन्हें, योग भ्रष्ट थे आर्य, उसी की धुन थी उन्हें समाई, कि वो जो है योग साधना करना चाहते थे, उसी पे धुन था, और जो है अंत में चले गए। तो यह बात किसने कही, ये बात आकर जो है छंदक कहता है। ठीक है, अपनी जन्मभूमि के लिए सिद्धार्थ क्या ले आना चाहते हैं, कुछ जो है अपनी जन्मभूमि के लिए अमृत तत्व के कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, जो यशोधरा कहती है। ठीक है, तो कुछ अमृत तत्व लाने के लिए गए हैं। यशोधरा किस प्रकार का काव्य है, तो देखिए यशोधरा जो है ये चंपुक काव्य के अंतर्गत भी आ सकता है और खंड काव्य भी हो सकता है, ये दोनों आंसर, और आपके आंसर पे दोनों भी दिया था। खंड काव्य होता है जो जीवन के किसी पाठ को लेकर विस्तारित रूप से लिखा गया हो, चंपुक काव्य वो होता है जैसे कि इस पे दोनों चीज, गद्य और पद्य दोनों के जो है मिश्रण से बनी एक साहित्य विधा की शैली होती है, उस चीज को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये खंड काव्य भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। एक्चुअली आंसर पे दोनों दे दिया था। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। कुरुक्षेत्र में भीष्म ने मृत्यु की प्रतीक्षा करने को क्यों कहा, कुरुक्षेत्र सर्ग 2। ओके, सर्ग 2। ठीक है, इसको भी तीनों को व्याख्या करके आप लोगों को समझाऊंगा, एक तो कंप्लीट हो जाए, दो भी बहुत जल्द हो जाएगा। ठीक है, तो लाइव क्लास पे एक एक लाइन को आप लोगों को समझाया जाता है। ठीक है, तो फिर आप जो है एग्जाम पे गलती बिल्कुल नहीं करनी है आप लोगों को। तो कुरुक्षेत्र में भीष्म ने मृत्यु की प्रतीक्षा करने को क्यों कहा, क्योंकि सूर्य के उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। बोले अभी वारी नहीं आई है जिस समय पितामह भीष्म के पास जो है
मृत्यु आई तो वो जो है एक साइड पे खड़ी रही और जाकर पहुंचते हैं, ये बातचीत करते हैं कौन, युधिष्ठिर। भीष्म के अनुसार क्षमा किसे शोभा देती है? भीष्म के अनुसार क्षमा किसे शोभा देती है? हाँ, शक्तिशाली को जो है क्षमा शोभा देती है। ठीक है, पावर है तो लड़ते हैं, इस चीज को जो है वहां पर समझाते हैं पितामह भीष्म किसे, युधिष्ठिर को। दूसरे पार्ट पे जिस समय युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर के मन में ग्लानि उत्पन्न होती है कि ये सही हुआ या गलत, जाकर पहुंचते हैं। दूसरा पार्ट देखना सर्ग 2, पितामह भीष्म के पास सारा चीज जो है उन्हें सुनाते हैं, फिर पितामह भीष्म जो है उन्हें रिप्ले करते हैं, उन्हें उत्तर देते हैं, इस चीज को समझाते हैं। भीष्म के अनुसार नकली शांति किस स्त्री के समान है? भीष्म के अनुसार नकली शांति किस स्त्री के समान है? नकली शांति तो जिसके दांत में नागिन सा जहर भरा हो। ठीक है, ये आई थिंक सर्ग 2 पे है या फिर 3 पे है। ठीक है, मुझे सही से नहीं याद आ रहा है। ठीक है, द्रौपदी के बाल कितने वर्ष जो है खुले थे? ठीक है, द्रौपदी ने अपना बदला लेने के लिए, उसका जो वस्त्र हरण हुआ था तो इसलिए जो है अपने बाल को खोल कर रखे थे, तो उसके बाल जो है कितने वर्ष ने 13 वर्ष जो है उसके बाल जो है खुले हुए थे। आप कुरुक्षेत्र पार्ट 1 पे देखना। ठीक है, उसका बाल जो है कि दांत अपने पीस अंतिम क्रोध से आदमी के गर्म लहू से चुपड़ रक्त बेणी कर चुकी थी वो केस जो 13 साल से खुले थे। ये लाइन लिखा हुआ है, आप पार्ट 1 पे देखना। ओके, तो 13 साल से खुले थे जिस समय से वस्त्र हरण हुआ था। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की थी और शपथ लिया था भीम ने भी कि जो है ऐसा करना है। ओके, हिंसा का प्रतिकार किसके द्वारा संभव होता है? शक्ति के द्वारा। पितामह भीष्म जो है समझाते हैं इस चीज को, किसको? युधिष्ठिर को। जरासंध के राज्य में किस प्रकार शांति कायम थी? हाँ, जरासंध के राज्य में किस प्रकार की शांति कायम थी? पार्ट 3 से, सर्ग 3 से, तलवार के जोर से। ओके, कुरुक्षेत्र के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, स्वप्न देखने वाले बटोही। अब यहां से जो है कविता विभाग है। ठीक है, सॉरी ये कविता विभाग चल रहा है, सॉरी। स्वप्न देखने वाले बटोही से बच्चन जी किस चीज का ज्ञान करने को कहते हैं? कि स्वप्न पर मुग्ध ना हो, सत्य का ज्ञान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कि केवल स्वप्न पर मुग्ध नहीं होना है, सत्य का भी ज्ञान कर ले। स्वप्न पर एक लाइन लिखा हुआ देखना, एक एक चीज को आप लोगों को लाइव क्लास में समझाया जाता है, जो बच्चे जुड़े हों जानते हैं। ठीक है, तो एक एक कविता का एक एक लाइन, बिल्कुल एक एक शब्द को। ओके, स्वप्न देखने वाले बटोही से बच्चन जी किस चीज का ज्ञान करने को कहते हैं? कि स्वप्न पर मुग्ध ना हो, सत्य का ज्ञान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। झांसी की रानी को किस वीर की गाथाएं जबानी याद थी? झांसी की रानी को किस वीर की गाथाएं ने? शिवाजी की वीर गाथाएं उसे जबानी याद थी। ठीक है, झांसी की रानी कविता पे। ठीक है, बिल्कुल एक एक लाइन समझाया गया है, एग्जाम पे गलती ना करना आप लोग, जो भी बच्चे लाइव क्लास से जुड़े हो। स्वतंत्रता वीर पुत्र हो, स्वतंत्रता वीर पुत्रों से कहां वाडग्नि की तरह जलने को कह रही है? कि अराति सैन्य सिंधु में स्वाडग्नि से जलो, वीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। हाँ, दुश्मन की सेना अगर सिंधु के समान हो, तुम स्वाडग्नि से जलो। ये अलका बोलती है, चंद्रगुप्त नाटक के खंड से लिया गया है। ये अलका बोलती है भारतीय सुपुत्र से कि स्वतंत्र वीर पुत्र हो, अमर्त्य वीर, वहां पर बोलते हैं अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, जय बनो, बढ़े चलो ऐसा है। तो आरती सैन्य सिंधु में स्वाडग्नि से जलो, वीर हो जय बनो, बढ़े चलो, इस प्रकार जो है यहाँ पर बोला गया है। जब धरा नभ में छा जाती है तब कौन दीप जलाए बैठा? अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है? तो यहाँ पर जो है जुगनू। ओके, चलिए। जब तारों के दीपक स्नेहहीन हो गए थे तब किसने मंडप ताना था? हाँ, के श्वास शून्य थे तारों के दीपक, तब ने था मंडप ताना। कि रात्रि में हो रही क्रियाओं का बोलते हैं कि सारे पेड़ पौधे चुपचाप हो गए थे, दीपक जो है स्नेहहीन हो रहे थे, यानी अब जो है प्रभात का समय होने वाला था। तारों के दीपक जो है स्नेहहीन हो रहे थे, प्रभात का समय होने वाला था, तब ने था मंडप ताना। अंधकार जो है बिल्कुल मंडप ताना यानी अपना जोर लगा रहा था पूरा। तो उस समय जो है एकाएक
कुकुठी सहसा तरुवाशिनी, किसने दी तुझे प्रभात आने की पूर्ण सूचना, ये यहाँ पर जो है कवि बोलते हैं। भारतवर्ष के विश्व को जगाकर, भारतवर्ष के विश्व को जगाकर आलोक फैलाने से अखिल संस्मृति क्या हो उठी, अखिल संस्मृति हो उठी अशोक। ठीक है, भारत विश्व को प्रकाश यानी ज्ञान का प्रकाश देता है और पूरी संस्कृति जो है अशोक यानी शोक से रहित हो उठी। अशोक सम्राट के बारे में नहीं दिया गया है, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। जिस समय मैं आपको पढ़ा रहा था, मैं उस समय भी इस चीज को, ये लाइन को बिल्कुल क्लियर करके आप लोगों को पढ़ाया हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ताज कविता में प्रेम और छाया के प्रति क्या करने की बात कही गई है। हाँ, प्रेम और छाया से, छाया के प्रति क्या करने की बात कही गई, प्रेम और छाया से रति। ताज कविता में प्रेम और छाया के प्रति क्या करने की बात कही गई, मुझे एग्जैक्ट वो लाइन याद नहीं आ रहा है कि ऐसा भी क्या शोभन हो सिंगार मरण का। हाँ, इससे मतलब जो जीवित हैं उनके प्रति जो है क्या किया जाए, ने उनको जो है अवहेलना की जाए, और प्रेम और छाया से जो है किया जाए, प्रेम और छाया जो मर चुका है उससे जो है प्रेम किया जाए, ये वाला दिया है। मुझे एग्जैक्ट लाइन जो है याद नहीं आ रहा है। ओके, संध्या सुंदरी किसके कंधे पर बाह डाले अंबर पथ से आ रही थी धीरे, सखी निरपता के कंधे पर बाह डाले अंबर पथ से वो चली संध्या रूपी सुंदरी सी धीरे धीरे धीरे। तो निरपता के कंधे पर, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हमेशा पूछता रहता है इस चीज को। ओके, निराला जी ने पत्थर तोड़ने वाली नारी को कहाँ देखा, इलाहाबाद के पथ पर। इससे कई बार ये प्रश्न पूछा है, कई बार। जिस समय मैं क्लास ले रहा था उस समय भी आप लोगों को क्वेश्चन भी डिस्कशन होता है। ठीक है, जैसे क्लास पे एक एक चीज, जैसे आपका ये वाला है वह तोड़ती पत्थर। ओके, तो इस पे क्या होता है ना, कविता व्याख्या करके समझा दिया जाता है। फिर जो है जो भी प्रश्न आया है 2016 OSSTT से लेकर अब तक, उसे जो है सारा चीज को भी आप लोगों को दिखाया जाता है और प्रश्न जो है डिस्कशन होता है। ओके, ताकि आप लोग एक एक चीज जो है क्लियर हो पाए। तो निराला जी कहाँ देखते हैं ना, इलाहाबाद के पथ पर जो है उसे देखते हैं पत्थर तोड़ते हुए। थके हुए जीवों को सस्नेहा मदिरा की प्याला पिलाते हुई, थके हुए जीवों को संध्या सुंदरी सस्नेहा क्या पिलाती है, ने मदिरा के प्याला पिलाते हैं, उसे अगणित सपने में जो है खो जाते हैं। ठीक है, सुलाती है। फिर जो है बहुत दिनों के बाद नागार्जुन ने क्या करती हुई किशोरियों की कोकिल कंठी तान सुनी, धान कुड़ती किशोरियों की कोकिल कंठी तान सुनी मैंने बहुत दिनों के बाद। उस कविता पे 5-7 चीज इंपॉर्टेंट है इस पे, जो मैं लाइव क्लास पे आप लोगों को लिखाया हूं, वही 5-7 प्रश्न जो है वेरी इजी है, उसे पढ़ लेना, उसी में से एक प्रश्न आएगा श्योर। ठीक है, वो 5-7 प्रश्न को जो है आप पढ़ लेना। अकाल में कवि को दूब कहां दिखाई पड़ती है, अकाल में दूब, तो शीशे के टुकड़े के बीच। तो इस चीज को भी मैं क्लियर किया हूं कि शीशे का टुकड़ा और कुएं के पास की नाली, बिल्कुल क्लियर करके आप लोगों को पढ़ाया गया है क्लास पे। ओके, चलिए यहां पर अकाल में दूब के रचयिता कौन है, केदारनाथ सिंह। अकाल में दूब कविता जो है उसके रचयिता कौन है ना, उसके रचयिता जो है केदारनाथ सिंह है। लक्ष्मीबाई की शादी कहाँ हुई, हाँ, बहू बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, फिर उजियाली छाई महलों में, उजियाली छाई। तो लक्ष्मीबाई की शादी होती है कहाँ पर, झांसी में जो है लक्ष्मीबाई की शादी होती है। डलहौजी क्यों हर्षित हुआ, क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई। अब डलहौजी ने हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा मौका पाया। ऑनलाइन लिखा हुआ है, आप देखना, झांसी की रानी पे। तो डलहौजी जो है राजा की मृत्यु के बाद जो है हर्षित होता है, खुश होता है कि अब जो है राजा की मृत्यु हो गई है, हाँ, निसंतान मरे राजा जी। तो अब जो है डलहौजी हर्षित होता है कि अब जो है राज्य हड़प करना है। झांसी के मैदान में लक्ष्मीबाई की मार से कौन जख्मी होकर भाग गए, लेफ्टिनेंट वाकर जख्मी होकर जो है भाग जाता है। ठीक है, लक्ष्मीबाई की मार से। फिर जो है चौतरफा जो है रानी घिर जाती है और घोड़ा नया होता है, भगाती है, लेकिन सामने नाला आता है, कूद नहीं पाता है नया घोड़ा, और चारों तरफ से दुश्मन घेरते हैं। फिर भी सिंहनी जो है लड़ती है और अंत में जो है भूमि पे गिर पड़ती है। सखी श्री कृष्ण से बात करने की लालसा से क्या करती हैं, उनकी मुरली छिपा देती हैं। हाँ, सोह करे भोनू हंसे दे कहे नटी जाई, बोलते हैं कि नहीं हमें पता नहीं है, फिर भौं टेढ़ा करके हंसती है, फिर देन कहे नटी जाई। तो यहाँ पर जो है सखी श्री कृष्ण से बात करने की लालसा से क्या करती है ना, उनकी मुरली जो है छुपा देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी की यौ ध्वनि का उच्चारण
उड़िया में कैसा होता है, ठीक है। हिंदी ध्वनियाँ पढ़ाते समय जो है इस चीज़ को आप लोगों को समझाया गया है कि यौ, ये होता है जौ, हिंदी में वो, ये अक्सर उड़िया में ब के समान उच्चारण होता है, और जो है आपका स्र, क्ष, त्र, ज्यों, ये सब कैसा उच्चारण होता है, रू का उच्चारण हिंदी में री की तरह होता है। तो ये जो है उच्चारण के अंतर्गत है। ओके, क्लास पे पूरा डिटेल्स पे पढ़ाया हूँ, 2-3 पार्ट करके हिंदी ध्वनियों को। लगभग टोटल क्लास देखा जाए 2.5-3 घंटे का क्लास है हिंदी ध्वनियाँ पर। तो एक एक चीज़ क्लियर किया गया है क्लास पे। तो हिंदी की य ध्वनि का उच्चारण उड़िया में कैसा होता है, न जौ के समान होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की व ध्वनि का उड़िया उच्चारण कैसा होता है, वही आ गया कि वो जो है ब, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं व्याकरण तो वो से आता है, अगर उड़िया में बोलते हैं तो व्याकरण बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं आवश्यक, उड़िया में बोलते हैं आवश्यक बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज को, हालांकि उड़िया पे भी वो का उच्चारण है, लेकिन अक्सर जगह वो जो है हिंदी का, जैसे व्याकरण बोला, आवश्यक बोला, वो है यहाँ पर जो है ब के हिसाब से यूज होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है, निस्तेज, तो निह उपसर्ग है, डी प्लस तेज जो है निस्तेज है। तो यहां पर सी नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कौन्तेय में कौन सा प्रत्यय लगा है, अय प्रत्यय लगा है, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय भी जो आपको लाइव क्लास में पीडीएफ है, मैं उससे दिखाया था कि पीडीएफ से कितना क्वेश्चन आया है। तो आप लोग उस पीडीएफ में जितने भी वर्ड दिए हैं उसे ध्यान से पढ़ लेना, उसी से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। नाविक शब्द का संधि विच्छेद करने से क्या होगा, नौ प्लस इक। ओके, नौ प्लस इक, ये जो है नाविक शब्द का जो है संधि विच्छेद करने से ए होगा। चलिए, दोपहर में कौन सा समास है, तो ये वेरी इजी है। द्विगु समास को पहचानने के लिए आपको देखना होगा कि इससे पहले संख्यावाचक कुछ विशेषण लगा है या नहीं, तो दोपहर लगा है, ठीक है। तो बहुब्रीहि पे थोड़ा देख लेना, वो पौराणिक चीज होता है, जैसे ठाकुर के नाम होते हैं वो चीज अलग है, जैसे दशानन हो। लेकिन यहाँ पर अक्सर द्विगु समास जो होता है उसके पहले देखना संख्यावाचक विशेषण लगे हैं, लेकिन उसको देखते समय बहुब्रीहि का भी थोड़ा बहुत ख्याल रखना होगा। ओके, संख्यावाचक विशेषण मतलब आ गया आपका कौन सा ने, द्विगु समास। ओके, संख्यावाचक विशेषण मतलब द्विगु समास। प्राकृतिक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, प्राकृतिक, कृत्रिम, ठीक है। तो वेरी इजी था विलोम शब्द प्राकृतिक, कृत्रिम। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, कमल, सरोज, जलज, पंकज, ये सब पर्यायवाची हैं। उरोज जो है ये पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। सरोज पर्यायवाची है कमल शब्द का, ठीक है, कमल का फूल। सौहार्द्य, ये क्या है शब्द, अच्छा सही वर्तनी लिखिए, हाँ सौहार्द जो है इसका सही वर्तनी है, ठीक है। सौहार्द्य नहीं है, ये सौहार्द जो है, जैसे बोलते हैं सौहार्द की भावना, ठीक है। तो सौहार्द जो है इसका सही स्पेलिंग है। वर्तनी का मतलब क्या होता है, स्पेलिंग होता है, ठीक है, वर्तनी शुद्ध। व वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, ठीक है। उच्चारण के हिसाब से 8 भाग और आपका प्रयत्न के हिसाब से 8 भाग। हिंदी ध्वनि में एक एक चीज को क्लियर किया हूँ, उच्चारण का स्थान बताया हूँ, कैसे उच्चारित होते हैं, कहाँ बाधा पाती है, कहाँ बाधा नहीं पाती है, कहाँ दांत पे बाधा पाती है, कहाँ जीभ पे, कंठे पे, काकल्य पे, मूर्धा पे कहाँ पर बाधा पाती है, सारा चीज आप लोगों को समझाया, नासिक्य पे सारा चीज समझाया गया। तो यहाँ पर व का उच्चारण स्थान जो है कौन सा है, तो व का उच्चारण स्थान जो है दंतोष्ठ्य, और दंतोष्ठ्य पे केवल एक ही वर्ण व है, दंतोष्ठ्य, दांत होंठ, ठीक है, व एक ही वर्ण है दंतोष्ठ्य पे, जो व का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ्य। ओके, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, गति, मति, मोती, जाति, तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है आप याद कीजिए। मैं जिस समय शब्द के स्वरूप पुल्लिंग स्त्रीलिंग रूप पढ़ाया था आपको लाइव क्लास में, जो भी बच्चे लाइव क्लास से हो, तो उसमें 4 नियम 8 पॉइंट बताया था। तो 4 नियम 8 पॉइंट, ये दूसरा वाला नियम देखिए कि ई कारण शब्द बहुवचन में अगर नहीं बदला, ई छोटी बड़ी हो, नहीं बदला बहुवचन पे तो पुल्लिंग, अगर यहाँ हो गया तो स्त्रीलिंग। गति गतियां, मति मतियां, जाति जातियां, मोती मोतियां नहीं होगा तो मोती पुल्लिंग शब्द भी वही मोती होगा। तो ये आपका बहुवचन पे नहीं बदला तो ये है पुल्लिंग शब्द। 4 नियम 8 पॉइंट आपको वेरी क्लियर तौर पर आप लोगों को समझाया था, ठीक है। तो व्हाट्सअप नंबर ये है, आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं 9437122693, ये व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। गाय शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो औकारण स्त्रीलिंग शब्द जो है ए होगा, गाय गायें होगा,
ठीक है, तो यहाँ पर 4 नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। माँ ने बच्चे को खिलौने दिए, इसमें कौन सा कारक है? तो माँ ने बच्चे को खिलौना दिए, इसमें संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह को है, लेकिन कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह भी को है। ओके, तो मैं पढ़ाते समय आप लोगों को क्लियर किया था कि संप्रदान कारक कहाँ यूज होता है, कर्म कारक कहाँ यूज होता है। तो बता दूं आपको, यहाँ पर संप्रदान कारक है कि जिसे कुछ दिया जाता है, जिसके लिए कुछ किया जाता है या जिसे कुछ दिया जाता है। तो माँ ने बच्चे को खिलौना दिया मतलब दे दिए, ठीक है। तो यहीं पर अगर आता है कि माँ ने धोबी को कपड़े दिए, तो ये संप्रदान कारक नहीं होगा, वहां पर कर्म कारक के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि कपड़ा देने का अर्थ है मतलब फिर वो जो है साफ सफाई करके लाके रिटर्न कर देगा, तो वहां पर संप्रदान कारक नहीं होगा। जहां पर पूरे तौर पर दिया जाता है, कुछ किया जाता है, वहां पर क्या होगा, जैसे रसोई घर, हम बोलते हैं रसोई के लिए घर, तो जिसके लिए कुछ किया जाता है, जिसे कुछ दिया जाता है, वो संप्रदान कारक के अंतर्गत। बिल्कुल डिटेल्स पे आपको कारक पे आपको समझाया हूं। ओके, श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है, इसमें कौन सा विशेषण है? तो देखिए इस पे विशेषण जो है ईमानदार, ये विशेषण है। से के नीचे एक गलती से जो है अंडरलाइन दे दिया था, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, से के नीचे अंडरलाइन देने का कोई यथार्थ यहां पर नहीं है। श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है, यहां पर जो है ईमानदार विशेषण है, और ईमानदार किस प्रकार का विशेषण है ना, गुणवाचक विशेषण। 4 प्रकार के विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। वेरी क्लियर तौर पे एक एक चीज आप लोगों को लाइव क्लास पे समझाया जाता है। ओके, इनमें सकर्मक क्रिया किसमें है? सकर्मक क्रिया वो लजाती है, वो पढ़ता है, मैं घड़ा भरता हूं, जी घबराता है। अरे यहाँ भी है सकर्मक क्रिया कि वह पढ़ता है। आपको ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा क्या किसे किसको, वो ट्रिक अप्लाई करने से पता चलता है कि पढ़ता है, ये भी होगा, करेक्ट होगा, ये भी करेक्ट होगा। इस पे चैलेंज किया गया था और उसके बाद जो है बोर्ड ने क्या किया था ना, दोनों पे मार्क दिया था। जो बी किए हैं, 2 नंबर किए हैं, उस पर भी मार्क दिया था, जो 3 नंबर किए हैं वो भी उस पर भी मार्क दिया था, क्योंकि दोनों सकर्मक क्रिया है, दोनों सकर्मक क्रिया है, इसलिए दोनों पे जो है क्या मिला था ने मार्क मिला था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य भूतकाल में नहीं है? इनमें से कौन सा वाक्य भूतकाल में नहीं है? सुनीता गई भूतकाल, राम ने रोटी खाई भूतकाल, गोविंद गाना गा रहा था अपूर्ण भूतकाल, सीता घर जाएगी ये भविष्य काल हो गया, सामान्य भविष्य काल हो गया। और काल भेद के भी एक एक, जैसे भूतकाल पे 6, वर्तमान पे 4, भविष्य पे 3, ये चीज को भी एक एक चीज को आप लोगों को समझाया गया है क्लास पे। ओके, चलो निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? लोकप्रिय लेखक का सम्मान सभी करते हैं, ये तो सरल वाक्य हो गया। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, ये एक दूसरे पर आश्रित होने के कारण मिश्र वाक्य हो गया। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, ये आपका हो गया संयुक्त वाक्य। तुम मुझे अपने जन्म का समय और स्थान बताओ, ये भी हो गया सरल वाक्य। आपका संयुक्त वाक्य पे क्या है ने, ये है। इस पे देखिए मैं कुछ पीडीएफ पे आपको लाइव क्लास पे दिया था, बहुत सारा वाक्य, उसके अंतर्गत से देखिए अक्सर वाक्य आता है। ओके, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है पीडीएफ, आप लोग जो है उसे बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाना। जो भी दिया था 15-20 लाइन, उसी में से अक्सर प्रश्न आता है। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं को मिश्र वाक्य में परिवर्तन कीजिए। एक किस प्रकार का वाक्य हो गया? आपका सरल वाक्य हो गया कि अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। इसको मिश्र वाक्य बनाना है कि जो लड़के परिश्रम करते हैं वो अच्छे होते हैं, नहीं। इसका परफेक्ट यही है कि जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं। ठीक है, इस पे जो है आश्रित होना चाहिए मिश्र वाक्य पे, और डी नंबर करेक्ट है। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? गाल बजाना यानी डिंग हाँकना, यानी बढ़ा चढ़ाकर बोलना, फुटानी मारना, जैसे बोलना बढ़ चढ़कर बोलना, बढ़ा चढ़ाकर, ऐसे झूठ, इस प्रकार के अर्थ में जो है इस चीज का प्रयोग होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 130 चिराग तले अंधेरा, कहावत का तात्पर्य क्या है? अपनी बुराई ना देखना, इसे बोलते हैं चिराग तले अंधेरा। आप चिराग जलाते हो, उसके नीचे अंधेरा होता है, चारों तरफ वो प्रकाश फैलाता है, यानी आदमी दूसरों की बुराई हमेशा देखता है, अपनी बुराई नहीं देखता है। तो चिराग तले अंधेरा, इसका बहुत सारा डिफरेंट मीनिंग है, बहुत सारा इसका डिफरेंट मीनिंग है। तो अपनी बुराई ना देखना, ये भी एक मीनिंग है। चिराग तले अंधेरा यही परफेक्ट है, इसके अलावा भी कई जगह पे एक कहावत का प्रयोग होता है। विचार विश्लेषण के प्रश्न
किस सोपान में पूछे जाते हैं? तो विचार विश्लेषण के प्रश्न जो है ये प्रस्तुतिकरण सोपान पे ही पूछे जाते हैं। प्रस्तुतिकरण हो गया, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाते भाषा, जो गृह कार्य, कक्ष कार्य, आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रस्तुतिकरण के सोपान पे ही पूछते हैं विचार विश्लेषण के प्रश्न। पुनरावृत्ति के सोपान पे अलग प्रश्न पूछा जाता है, उसके बाद प्रयोग पे भाषा कार्य और जो है गृह कार्य होता है। ठीक है, गृह कार्य, कक्ष कार्य होता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। कक्षा कार्य के बाद कौन सा कार्य किया जाता है? तो ये जो है अंतिम सोपान जो प्रयोग का सोपान होता है। ठीक है, अंतिम सोपान जो प्रयोग का सोपान होता है। प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, पुनरावृत्ति, प्रयोग के अंतिम सोपान पे होता है। कक्षा कार्य के बाद कौन सा कार्य किया जाता है? तो प्रयोग के अंतिम सोपान पे देखना कक्षा कार्य, उसके बाद गृह कार्य दिया जाता है। और कक्षा कार्य की जगह तीनों पे, व्याकरण पे अलग अलग कराना है आपको, गद्य पे अलग, पद्य पे अलग करना है। कक्षा कार्य आप अलग अलग कराएंगे, उसके बाद जो देंगे वो गृह कार्य होगा। किसमें पद्य पाठ का महत्व है? बिल्कुल भाव विश्लेषण में। ठीक है, तो भाव विश्लेषण में, विचार विश्लेषण आपका गद्य पाठ के समय होता है, प्रस्तुतिकरण के सोपान पे होता है जिस समय वाचन और अनुवाचन हो जाता है। ठीक है, या फिर कविता है तो वाचन, उसके बाद जो है सस्वर अनुवाचन हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है ना, भाव विश्लेषण के उसके बाद क्या व्याख्या करके समझाते हैं, फिर जो भाव विश्लेषण करते हैं। तो भाव विश्लेषण वही व्याख्या होता है, फिर भाव विश्लेषण के प्रश्न होते हैं। तो किसमें पद्य पाठ का महत्व होता है? तो भाव विश्लेषण में पद्य पाठ का महत्व होता है। ओके, अनुकरण वाचन तो केवल जो पढ़ते हैं आप पढ़े और विद्यार्थी आपका फॉलो करके विद्यार्थी पढ़े, वही अनुकरण वाचन होते हैं। पद्य पाठ में कौन सी चीज उपयोगी नहीं है पद्य पाठ में? ठीक है, सस्वर वाचन होना चाहिए, भाव विश्लेषण होना चाहिए, वाचन दक्षता का भी विकास जो है ये भी होना चाहिए। तो भाव पल्लवन नहीं होना। भाव पल्लवन ऐसा कुछ नहीं है कि संक्षेपण करें, पल्लवन करें, वो उसकी आवश्यकता नहीं है संक्षेपण पल्लवन की। तो भाव विश्लेषण होगा, भाव पल्लवन जो है नहीं होगा। इस चीज को भी बिल्कुल डिटेल पे 2 घंटे का क्लास था आपका लाइव क्लास में, 2 घंटे का जो शिक्षण विधि से था। फिर उसके बाद जो है और एक पीडीएफ से आपको लगभग 40 मिनट यानी लगभग 3 घंटा करीब जो है इसका क्लास हुआ था। ओके, एक पीडीएफ से जो पढ़ाया था आपको, इसके बाद जो पहले श्यामपट्ट पे पढ़ा दिया था लगभग 2 घंटा, फिर उसके बाद एक पीडीएफ से आप लोगों को पढ़ाया था लगभग 35-40 मिनट पढ़ाया था। तो उसके बाद भी आप लोग गलती बिल्कुल नहीं करना। आगमन विधि किसे कहते हैं? पहले उदाहरण देना है फिर नियम पे आना है, तो वो आगमन विधि है। ठीक है, पहले उदाहरण देना है फिर उसके बाद जो है नियम पे आना है, ये आगमन विधि है। पहले नियम बताना है फिर उदाहरण पे जाना है, ये निगमन विधि है। इस 2 चीज को याद रखना। ठीक है, कि पहले उदाहरण दिए। आप व्याकरण पाठ पढ़ाते समय जो है इसकी आवश्यकता होती है कि पहले आप जो है उदाहरण दे दिए, उदाहरण देने के बाद फिर क्या किए ने नियम बताए, उदाहरण को ही विश्लेषण करके जो है नियम बताए, तो ये आगमन विधि के अंतर्गत है। लेकिन सीधे तौर पर ऊंची कक्षा पे होता है क्या, सीधी तौर पर नियम बताया जाता है, तो वहां पर वो नियम बताकर उदाहरण पे आने पे निगमन विधि कहते हैं। इस 2 चीज को याद रखना इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे आता है। चलिए अब ट्रांसलेशन, यहां से ट्रांसलेशन का भी बहुत सारा क्लास, लगभग 2-3 क्लास अभी जो एलटीआर के लिए बच्चे प्रिपरेशन हो रहे हैं उनका 2-3 क्लास ट्रांसलेशन खत्म हो चुका है। ओके, तो ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे 5 मार्क आता है हर साल, 5 से कम नहीं आता, 5 से ज़्यादा आता है लेकिन 5 मार्क से जो है कम नहीं आता, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रांसलेशन पे क्या होता है ने आपको पूरा ग्रामर पढ़ना होता है। आप संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, काल सब पे परफेक्ट होंगे तभी ट्रांसलेशन आप जो है कर पाएंगे। ग्रामर के एक एक पहलू पे जो है आपकी पकड़ जबरदस्त होगी, तभी जो है ये आपसे अनुवाद हो पाएगा। देखिए, मु स्टेशन रे पहुंचिला बेड़कू ट्रेन छाड़ी सारी थीला। मु स्टेशन रे पहुंचिला बेड़कू ट्रेन छाड़ी सारी थीला। तो यहाँ पर डी नंबर तो करेक्ट है, लेकिन हम देख लेंगे कि बाकी पे गलती क्या है। डी नंबर है मेरे स्टेशन पहुंचने तक ट्रेन छूट गई थी, ये तो करेक्ट है, लेकिन बाकी पे एक एक गलती निकालने की हम कोशिश करेंगे कि मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद, पहुंचिला परे, देखिए पहुंचने के बाद, लेकिन ओडिया में क्या है ने मु स्टेशन रे पहुंचिला बेड़कू यानी पहुंचने समय। ठीक है, स्टेशन पहुंचने तक, पहुंचते समय होना चाहिए, लेकिन ये दिया है पहुंचने के बाद, पहुंचिला परे, ऐसा नहीं है। ट्रेन छूट गया था, छूट गया था भी नहीं होगा क्योंकि ट्रेन जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, छूट गया था भी नहीं होगा। दूसरे नंबर पे दिया है मेरे स्टेशन पहुंचने पर ट्रेन छोड़ दिया था। पहुंचने पर, पहुंचिला
मु स्टेशन रे पहुंचिला बेड़े को मतलब पहुंचने तक वो ट्रेन छूट गया। पहुंचने पर मतलब जैसे पहुंचे उसके बाद ट्रेन छूटा, वो नहीं होगा। फिर उसके बाद दिया है ट्रेन छोड़ दिया था, ये भी गलती है। छोड़ दिया था नहीं होगा, छोड़ गया था ये भी नहीं होगा। तो इसलिए यहां पर मेरे स्टेशन पहुंचने तक ट्रेन छूट गई थी। ट्रेन स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। मेरे स्टेशन पहुंचते समय के पहुंचिला बेड़ुकू है, लेकिन ट्रेन छोड़ दिया था। तो करेक्ट डी है, मेरे स्टेशन पहुंचने तक ट्रेन छूट गई थी। ये जो है करेक्ट आंसर है। ओके, ट्रांसलेशन पे हमेशा याद रखना, बाकी 3 ऑप्शन से आपको गलती छांटनी होगी, नहीं तो आप जो है कभी सही नहीं कर पाओगे। आप बोलोगे कि एक ऑप्शन देखकर हम सही कर देंगे, वैसा कभी नहीं होगा। बाकी 3 ऑप्शन पे जो भी गलतियां हैं आपको उस पर भी ध्यान देना होगा, उसको छांट पाओगे गलती, तभी आप करेक्ट कर पाओगे, ठीक है। आम रोसई घरे मूषा छुचुंद्रा झिट्टीपिटी असरफा सबुबेले देखा जाती। तो रसोई घर को साफ करके रखो यार, नहीं तो दिखेगा ये सब, ठीक है। आम रोसई घरे मूषा छुचुंद्रा झिट्टीपिटी असरफा सबुबेले देखा जाती। देखिए बी नंबर तो करेक्ट दिया कि हमारे रसोई घर में हमेशा चूहा, छछुंदर, चिपकली और तिलचट्टा दिखाई देता है। ये सबका नाम दिया है, करेक्ट है। लेकिन देखते हैं कि बाकी 3 पे गलती क्या है। बाकी 3 है, हमारे रसोई घर में हमेशा चूहा, छछुंदर, चिपकली और अशरफा दिखाई देते हैं। अशरफा नहीं होगा, ये काफ़ी बच्चे इसको सही कर दिए होंगे जिस समय एग्जाम हुआ था, लेकिन अशरफा इसे बोलते हैं, तिलचट्टा बोलते हैं। देखिए बाकी समान है कि हमारे रसोई, अच्छा हमारे रसोई में आम रोसई घरे अच्छी, यहाँ पर घर शब्द का यूज भी नहीं हुआ है, तो हमारे रसोई घर में होना चाहिए था। ये भी एक यहाँ पर जो है चूक हुई है। ओके, तो बी नंबर सही है, हमारे रसोई घर में हमेशा चूहा, छछुंदर, छिपकली और तिलचट्टा दिखाई देते हैं। सी नंबर है कि हमारी रसोई में सदैव नहीं, रसोई में घर छोड़ दिया है, हमारी नहीं होगा, बिल्कुल हमारी रसोई घर सदैव चूहा, फफूंद, छिपकली, तिलचट्टा ये सब अलग अलग दिया है, तो हमारे रसोई घर जो है करेक्ट होगा। उसके बाद जो है मैं का प्रयोग हुआ है, ओके, मैं का प्रयोग हुआ है उसके बाद रसोई में, तो हमारे रसोई घर में होगा, हमारा रसोई घर में नहीं होगा। मैं आपको ट्रांसलेशन पे ये नियम भी आप लोगों को पढ़ाया हूँ। हमारी रसोई घर में निरंतर, हमेशा ऐसा नहीं है, और हमारी रसोई घर ऐसा भी नहीं होगा। तो करेक्ट होगा यही बी नंबर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोपाल गरीब हेले सुद्धा सच्चोट व्यक्ति, ठीक है। सी नंबर करेक्ट दिया है कि गोपाल गरीब होने पर भी एक ईमानदार आदमी था। थिला, अच्छा गोपाल गरीब हेले सुद्धा सच्चोट व्यक्ति थिला, गोपाल गरीब होने पर भी एक ईमानदार व्यक्ति था। तो बाकी देखते हैं गलती क्या है कि गोपाल गरीब हो गया, गरीब है ही गला, हो गया था, गरीब है ही जाइथिला, फिर भी सच्चा आदमी था। ऐसा तो नहीं है कि गोपाल गरीब है ही जाइथिला, हो गया था, ऐसा नहीं होगा। गोपाल गरीब था, गोपाल गरीब थिला, पर आदमी सच्चा था, किंतु लोक सच्चोट थिला, ऐसा भी नहीं है। ओके, गोपाल गरीब होने पर भी एक ईमानदार व्यक्ति था, ये सही है। गोपाल गरीब होने के कारण एक अच्छा आदमी था, गरीब हेबा कारणरू, गरीब थिबारू गोटे भल लोक थिला, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो 3 नंबर जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मां ठारू गाड़ी खाइबा परठारू मुन्ना आउ दुष्टामी करूनी, ठीक है। मां ठारू गाड़ी खाइबा परठारू मुन्ना आउ दुष्टामी करूनी। 3 नंबर करेक्ट दिया है कि मां से डांट पड़ने के बाद से मुन्ना और शरारत नहीं करता, शरारती नहीं करता देता तो और अच्छा होता। ओके, चलो ठीक है। मां से गाली खाने के बाद, मां को ठारू गाड़ी खाइबा परठारू मुन्ना आउ दुष्टामी करूनी, मां से गाली खाने के बाद से मुन्ना और बदमाशी नहीं करता, ये भी सही था कि मां से गाली खाने के बाद, ठीक है। तो गाली खाना जो है इसका बेटर यही होगा कि डांट पड़ना, ये अच्छा होगा। ओके, मां से गाली खाने के बाद, मां को ठारू गाड़ी खाइबा परठारू, मां से गाली खाने के बाद से मुन्ना और जो है बदमाशी नहीं करता, ये भी सही हो सकता था, लेकिन बेटर ये डांट पड़ना दिया है, एक अच्छा वर्ड दिया है और बिल्कुल सही है। गाड़ी खाइबा मतलब डांट पड़ना, ठीक है। मां से गाली सुनने के बाद, ठीक है, सुनना वहां पर है, डांट पड़ना, गाड़ी खाइबा परफेक्ट होगा, डांट पड़ना। बाद से मुन्ना और शैतानी नहीं करता,
देखिए शैतानी दे दिया, शरारत जो है इसका परफेक्ट वर्ड है। ओके, माँ से डांट खाने पर नहीं होगा, डांट पड़ना यानी डांट खाने के बाद आइंदा शैतानी नहीं करता, आगामी दिनों रे आओ करीबनी ऐसा भी नहीं है। ओके, बहुत कंफ्यूज दे दिया था 1 2 3 पे, तो उस पे देखना जो सबसे बेहतर हो। दिन गड़ी गले पक्षी माने निज निज नीड़ को फेरी आसंती। दिन गड़ी गले पक्षी माने निज निज नीड़ को फेरी आसंती। दिन ढलने पर चिड़िया अपने घोंसलों में लौट आती हैं। ठीक है, दिन लुढ़क जाने पर, ऐसा तो नहीं होगा आप लुढ़का दिए किसी को, जैसे फायरिंग करके लुढ़का दिया, हाँ ऐसा शब्द नहीं होगा, लुढ़क जाने पर बिल्कुल नहीं होगा। चिड़िया अपने घोंसले पे लौट आती हैं, लेकिन लुढ़क जाने पर दिया है, ये नहीं होगा। दिन के समाप्त होने पर, दिनों समाप्त हेले, यहाँ पर है दिनों गड़ी गले, दिन के समाप्त होने पर पक्षी अपने घोंसले की ओर वापस आते हैं, नहीं, दिनों गड़ी गले तो दिन ढलने पर, ये करेक्ट है इसका। ओके, दिन के अंत होने पर, दिनों रो अंत हेला बड़े, समाप्त हेला बड़े, चिड़िया अपनी नीड में लौट आते हैं भी नहीं होगा, चिड़िया स्त्रीलिंग शब्द है तो लौट आती हैं होगा। सही है, चलो अब यहां पर 41 पर दिया था, ये पैराग्राफ आप देख लीजिए सही से, इसके हिसाब से जो है क्या करना है आपको, सब कुछ सही करना है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर विकल्पों में से चुनिए। पहाड़ों और समुद्रों से घिरे हुए इस विशाल देश जो मौलिक एकता का भाव है वो हमारे भूगोल की देन है। भीतर से कुछ कुछ बंटा हुआ और बाहर से बिल्कुल एक। भारत की विशेषता बहुत पुरानी है। यह ठीक है कि प्रांतीयता के जोश में आकर कोई कोई क्षेत्र राष्ट्र की एकता से अलग अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम करने के लिए जब तब कोशिश करते रहे, मगर यह भी ठीक है कि सारे देश को एक छत्र शासन के अंदर लाने का सपना भी हमारे यहाँ बराबर मौजूद रहा है। देश की एक मौलिक एकता के भाव ने प्रांतीयता के सामने कभी भी हार नहीं मानी। भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी एकता यह है कि यहाँ पर की नहीं देना चाहिए, छोटी ही देना चाहिए। यह है कि देश में राष्ट्रीयता और प्रांतीयता के बीच बराबर संघर्ष चलता रहा है। तो इसके हिसाब से आपको यह प्रश्न पूछा था कि भारत को भूगोल की देन है कि इस विशाल देश में होने वाले मौलिक एकता का भाव। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर उसी से आया था, वही देखिए दिया है, और यहाँ पर जो है ये प्रश्न दिया है। ठीक है, कि भारत में बराबर कौन सा सपना मौजूद रहा, भीतर से बंटा हुआ और बाहर से बिल्कुल एक। नेक्स्ट प्रश्न वही पैराग्राफ से कि भारत की पुरानी विशेषता क्या है, कि भीतर से कुछ कुछ बंटा हुआ और बाहर से भीतर से जो है कुछ कुछ बंटा हुआ, और भारत की पुरानी विशेषता, बिल्कुल भीतर से कुछ कुछ बटा हुआ और बाहर से जो है बिल्कुल एक। ओके, नेक्स्ट प्रश्न उसी से कि यहाँ प्रांतीयता के सामने किसने हार नहीं मानी, कि प्रांतीयता के सामने जो किसने हार नहीं मानी, देश की मौलिक एकता का भाव जो है कभी हार नहीं मानता है। भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी एकता क्या रही है, राष्ट्रीयता और प्रांतीयता के बीच जो है संघर्ष चलता रहता है, ये सबसे बड़ी एकता रही है। ओके, नेक्स्ट ये था निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से में से चुनकर देना है। हाँ, यहाँ पर जो है ये वाला दिया था, हाँ, किंतु हम हैं दीप हम धारा नहीं हैं, ये वाला एक था। स्थिर समर्पण है हमारा हम सदा से दीप हैं स्रोतास्विनी के, किंतु हम बहते नहीं क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे नहीं, पैर उखड़ेंगे प्लावन होगा, डहेंगे सहेंगे, हाँ ये सारा चीज़ बह जाएंगे। हाँ, तो यहाँ उसके आधार पे भी ये प्रश्न पूछा था कि कौन धारा नहीं है, दीप जो है धारा नहीं है, उसी के आधार पे और 4 प्रश्न था। यहाँ पे देखिए हर इस क्वेश्चन के पहले लिखा हुआ है दीप सदा से किसके हैं। नेक्स्ट प्रश्न था दीप सदा से किसके हैं, स्रोतास्विनी के, उस हिसाब से आंसर। ठीक है, जिस हिसाब से जो है वो एक छोटी सी कविता थी, इस हिसाब से आंसर। कौन
बहता नहीं है, दीप जो है बहता नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न था। ठीक है, आप जुड़ना चाहते हो क्लास से, OSSTT RST जो भी होता है हाई स्कूल टीचर एंट्रांस के लिए, तो यही नंबर पे व्हाट्सअप करें 9437122693, इस नंबर पे व्हाट्सअप करें अगर जुड़ना चाहते हैं तो। ओके, चलो आगे चलते हैं। ओके, ये वाला आपका हो गया, दीप का बहना रेत है। चलो आगे चलते हैं। वे बहेंगे तो क्या होंगे, अंत पे है कि वे बहेंगे तो क्या होंगे, प्लावन हो जाएंगे, ये भी सही है। बहेंगे तो रहेंगे नहीं, ये भी सही है, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे नहीं, पैर उखड़ेंगे प्लावन होंगे। देखिए, हम बहेंगे तो रहेंगे नहीं, पैर उखड़ेंगे प्लावन होंगे, दोनों चीज़ें रहेंगे नहीं और प्लावन होंगे। तो यहाँ पर दोनों आंसर एक्चुअली चैलेंज करने के बाद यहाँ पर ये दोनों आंसर को करेक्ट किया था, संस्था ने दोनों आंसर को जो है सही करार दिया था। ओके, तो चलिए ये था प्रश्न। तो फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ। जो डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स पर पूछना। ये प्रश्न से आपको जो कुछ डाउट है आप लोग जो है कमेंट बॉक्स पर जो है पूछना है अपना डाउट। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास आप लोगों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।